नमस्कार। साहित्य में साहित्य अकादमी का पुरस्कार बहुत अधिक महत्व रखता है। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारी मातृभाषा डोगरी में सन 1970 से लगातार यह पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे पहले पुरस्कार नरेंद्र खजूरिया जी को प्राप्त हुआ, जो जाने माने डोगरी के कहानीकार हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें हाल ही में सन 2023 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, विजय वर्मा जी। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। आपकी किताब का शीर्षक था 2 सदियां एक सीर जी। शीर्षक भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है जी। और मैं दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि बाकी भाषाओं में क्या हालात है, लेकिन डोगरी भाषा में ये सर्वप्रथम प्रयास था और बहुत अधिक सफल प्रयास था। आपको इसके लिए प्रेरित किसने किया? सबसे पहले तो मैं अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अस्तित्व का आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और डेली एक्सेलसियर का जो सारा जो प्रयास है साहित्य, भाषा, संस्कृति को कवर करने का, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और एक्सेलसियर समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पधारे। लेकिन जो आपने ये प्रयास किया, सर्वप्रथम प्रयास डोगरी साहित्य में, एक लंबी गज़ल, एक ही गज़ल पूरी किताब में। असल में ये इसका जो शुरुआत है जो 80 के दशक में डोगरी संस्था के मंच से शुरू होती है। करनगर से। तब नया भवन नहीं था, पुराना था। और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी, शायद आपको भी याद होगा, हम जो युवा लेखक होते थे उनको वो घर पे बुला के नए साहित्यकारों की का उत्तरदायित्व वो उन्होंने ऐसे बीज बोए थे कि वो बहुत अलग अलग किस्म के प्रोग्राम करते थे, पढ़ाते भी थे, बहुत दूरदर्शी सोच थी। तो वो जो जब डोगरी संस्था की शुरुआत होती है और सारे साहित्यकार जुड़ते हैं तो उनमें वो एक चीज़ जज्बे का संचार करते हैं कि बाकी भाषाओं में क्या है, इधर क्या, डोगरी में क्यों नहीं। और शुरू में आपको पता होगा कि हिंदी और उर्दू से लोग इधर आए और डोगरी का वो करा। उसी दौर में हम कॉलेज में पढ़ते थे तो गज़ल लिखने का शुरुआत हुई थी। तो डोगरी संस्था में कवि सम्मेलन था और बहुत मुश्किल से सम्मेलन हुआ करते थे जी। अच्छा, वाह ऐसे नहीं मिलती। अच्छा, खुशकिस्मती ये थी, पुराने प्रबुद्ध लोग तो वहाँ डोगरी संस्था के मंच पे थे। मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर कुलदीप सिंह जिंदराय साहब के साथ गया था और वहाँ मंच की जो अध्यक्षता कर रहे थे कवि सम्मेलन की, वो हमारे राजवंश के प्रमुख, डोगरा समाज के प्रमुख, जो बहुभाषी और 15-16 भाषा जानने वाले डॉक्टर कर्ण सिंह साहब सदारत कर रहे थे। तो उसमें मैंने एक गज़ल थी कि आओ कुल्ली मैल रलाचा है, सारे पुंजा सत्थर पाचा है। ओह, क्या बात है। तो नाबरोबरी पर सवाल था। तो वो गज़ल इतनी चली कि उसके बाद गुरुजी ने बोला कि शिराजा में डॉक्टर ओम गोस्वामी जी ने छापी, फिर 10, 20, 30, 50 शेर हो गए। तो कुछ मित्र हमारे जो है वो बोलने लगे कि सबसे लंबी गज़ल ये है, सबसे लंबी गज़ल ये है। खैर, गज़ल के बारे में बड़ा अजीब सा वो है। गज़ल लिखते हुए लोग डरते भी बहुत हैं, वो बंदिशें, वो गुरु, वो नहीं जितनी नहीं। एक अभी नया प्रयास हुआ है, कर्नल राज मनावरी साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उनके प्रयास उनके जो मतलब जिनको गुंजल बोलते हैं, प्लेस। मेरी गज़ल का एक मतला है कि सुनिया ये गज़ल गोरी दे गुंदे दा केस ही। सुनिया ये गज़ल गोरी दे गुंदे दे केस ही, दिखया ता जुल्फ खुली पर मते प्लेस ही। ओह, क्या बात है। गुंजल वही आ गया। गुंजल एक जुल्फ में भी है और गुंजल पूरे उसमें भी है। असल में ये उसमें फ़ाइल आतन का मसला बड़ा अजीब सा है। रुकन, अरकान, बहर, वज़न। नया गज़ल लिखने वाला आमतौर पर घबरा जाता है उसी में, इसीलिए शायद एक छंद मुक्त कविता लिखने को मजबूर हो जाते हैं फिर वो। नहीं, असल में इसमें क्या है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसका एक कला पक्ष है और एक भाव पक्ष है। मेरे ख्याल में अगर कला पक्ष पे पूरा जोर देकर सिर्फ कारीगरी करी जाए तो भाव पक्ष का कांड हो जाता है। और बहुत से लोगों का हुआ है, हमने देखा है। बंदिशों में जब बंध जाता है आदमी तो फिर वो एक ही तरफ चलने लगता है। मैं अपने आप में 3-4 साल मैंने भी बंद करी, क्योंकि एक ऐसा इत्तेफाक हुआ। तो
तो उसके बाद मैंने कहा, मैं भी डर गया कि ऐसा है क्या। लेकिन कुछ उस्ताद लोगों की संगत ऐसी रही, मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मुझे बड़े सीनियर जो लोग मिले, यहाँ मिले, जम्मू में, दिल्ली में, जहाँ भी मिले, वो संकोच ख़त्म होता गया कि ऐसा है नहीं। ये जैसे जैसे एक्सपोजर मिलता है, एक्सपोजर मिलता है तो उसमें तो वो जो प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी की बात दिमाग में थी कि डोगरी में ऐसा क्यों नहीं, कुछ हट के करना है, हट के करना है। चलता रहा। ये 86-87 की 1986-87 की बात है। मैं दिल्ली चला गया, ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ और ये सारा मैं दर्शकों के साथ बात साझा करना चाहूँगा कि सर एक कवि तो है ही हैं, गज़लगो शायर भी हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत अच्छे और बहुत सीनियर न्यूज़ कास्टर भी रहे हैं और हेड भी आपने किया दिल्ली में डोगरी यूनिट को। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पहले तो सीधा मेरी जो रिक्रूटमेंट है दिल्ली में ही हुई, और दिल्ली में वहाँ जब थे वो यूनिट था ठाकुर पुंशी, मदन मगोत्रा जी, हरवंश लाल चोपड़ा, कर्नल शिवनाथ, नरेंद्र बसीन, पराशर साहब और बहुत से लोग थे सीनियर, अभी रमन केसर थे, सारे सब हम लोग थे। तो वहाँ मैं अभी सीनियर मोस्ट न्यूज़ रीडर, फिर ट्रांसफ़र हुई तो सीनियर मोस्ट न्यूज़ रीडर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल पे रिटायर हुआ। मैं डोगरी का और डोगरी साहित्य का, डोगरी भाषा का और डोगरी से जुड़े हर व्यक्ति का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे न्यूज़ कास्टर के तौर पे बहुत प्यार दिया और कवि के तौर पर भी बहुत प्यार दिया। तो रेडियो एक माध्यम भी बना, मंच भी बना बाकी लोगों से मिलने का। मैं ये बताऊं, जब 89 में मैं जम्मू से दिल्ली गया तो मेरा इलाका सेरी पंटा है गांव, यहाँ ब्लॉक अखनूर के पास। तो वहाँ मुझे सुनने में मिला कि पलावाला से लेकर आगे पीछे पहाड़ों में सब जगह मित्र मंडल थे, हज़ारों में नए ट्रांसिस्टर खरीदे गए कि ये हमारे इलाके का लड़का है। अब वहाँ दुकानों पे, वहाँ पंचायतों में रेडियो चलता था, पता लग जाता था कि हाँ ये सलामत है। तो वो एक संप्रेषण और एक कनेक्ट था। अभी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है, हालांकि एफएम में आया नहीं, विस्तार तो हुआ है, रेडियो से ज़्यादा कनेक्ट किसी भी माध्यम का नहीं है। मंच बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंटरटेनमेंट के, शायद इसलिए थोड़ा सा तो रेडियो थोड़ा सा पिछड़ गया। ये पिछड़ा नहीं है, असल में रेडियो का भी विस्तार हुआ है। अच्छा, जब सिर्फ दूरदर्शन था तो दूरदर्शन एक चैनल होता था, अभी 80s में जाके ज़्यादा फैला जा कुछ, तो उसके माध्यम से जो अभी मल्टी चैनल्स कितने आ गए। अच्छा, एक बड़ी कमाल की बात यह है, हम दोष देते हैं इसको नहीं सुनते हैं, इसको नहीं देखते। आप 24 घंटे का ही दिन होता है, अभी तक 25 घंटे का हुआ नहीं, तो उसमें आपको समय बांटना पड़ता है। कितना दे सकते हैं समय, दफ्तर है, घर है, पढ़ना है, सोना है, क्रिएटिव काम करने, सब कुछ करना है, तो पूरा एकांतवास भी नहीं चलता और सब चीज़ें हैं। अभी सबसे ज़्यादा उलाहना जो मिलता है कि सोशल मीडिया बहुत समय खा जाता है। अब सोशल मीडिया है, यथार्थ को आप जुठला नहीं सकते, हालांकि शॉर्ट लिव्ड है, कैसा भी है, उसमें कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, सारा टाइम उधर लगा जाते हैं, लेकिन इसकी रीच बहुत है। इसलिए रेडियो कम हुआ है ऐसा नहीं है, वो डिवाइड हुआ, लिसनरशिप डिवाइड हुई है। अभी लोग घर पे बैठते सुनते थे, अभी गाड़ी में सुनते हैं, बाहर सुनते हैं। और दूरदर्शन या रेडियो चैनल का और इसका टेलीविज़न का और रेडियो का फ़र्क ये है कि आप घर में गृहिणियाँ काम करते करते गाना भी सुन सकती हैं, खबर भी सुन सकती हैं। ऐसे ही एक बार सर्वे कराया गया था नॉर्थ ईस्ट में, तो रीच का ये हाल था कि बैल जोत रहा था कोई और बैल के सींग पर ट्रांसिस्टर लटका के वो गाने सुन रहा था। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो रेडियो का ये है कि जैसे नाटक हो गए या कविता किसी ने बोली तो वो जो दृश्य बनते हैं वो सुनने वाला खुद बनाता है। क्या बात है। लेकिन टेलीविज़न आपको परोसता है वो चीज़। एक बार हमारे बीबीसी के बहुत सीनियर पत्रकार हैं मार्क टली, हाँ बिल्कुल, तो मार्क टली का इसी आपकी बात से मुझे याद आया, वो कहते हैं कि जो दृश्य वाला मामला है दूरदर्शन तो खुद बनाता है, लेकिन जो रेडियो पे बात करता है या उसकी भूमिका निभाता है या एंकर, वो उसके दिमाग में जितना खूबसूरत चित्र रेडियो वाला बनाता है वो विजुअल नहीं बनता, परोसा नहीं जा सकता। वो इमेजिनेशन को, कल्पना को बहुत परवास देता है, उड़ान देता है और अजीब से रंग भरता है। उसकी जो मिसमराइजिंग इफेक्ट है, जो जादुई जो उसका संपर्क है या टच है, उसका कोई जवाब नहीं। सर आपने शुरुआत जो की थी पोइट्री लिखने की जी, वो इंग्लिश से शुरू की, फिर हिंदी। असल में मेरी जो शुरुआत है, हम रामलीला क्लब था सेरी पंडिता में, मेरे पिता श्री दीनानाथ वर्मा जी टीचर थे,
और वो डायरेक्टर भी थे। मेरा मित्र द्वारकानाथ शास्त्री जो डोगरी में भागवत कथा करते थे, और मेरे मित्र हैं वहाँ सूरज शर्मा, वारंट अफसर भी पूरे हो गए। उनकी प्रेरणा से उन्होंने ज़बरदस्ती लिखाई कि रामलीला होती है तो शाम को आपको कविता एक पढ़नी है। तो ज़बरदस्ती ऐसे ही जोड़ा जोड़ी करता था मैं। इंग्लिश में, हिंदी में? डोगरी में। अच्छा, डोगरी में। उसमें डोगरी में। उससे पहले इंग्लिश में लिखते? ना, इंग्लिश में बाद में आया। बाद में? जब मैं बलवाल से हायर सेकेंडरी स्कूल चला गया वहाँ, रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ हिंदी में, इंग्लिश में और डोगरी में लिखता था। अच्छा, तीनों में लिखता था। संपादक में डोगरी का था। जब कॉमर्स कॉलेज में गया तो प्रोफेसर सुखदेव सिंह जम्वाल साहब हैं रायपुर के, हमारे मेरे पापा के क्लास फेलो थे, प्रबोध जम्वाल के पिताजी। अच्छा। तो वो मुझे लेके गए प्रोफेसर कुलदीप सिंह जराइया साहब के पास स्टाफ रूम में कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसको उंगली पकड़ो और गाइड करो। और कुलदीप सिंह जदाई ने बहुत लोगों की उंगली पकड़ी है डोगरी साहित्य में। बिल्कुल। उनका एक बड़ा मतलब एक क्रेडिट जाता है। जो हर कॉलेज में होते थे वो, तो उनमें 2-3 बच्चों का खर्चा उठाते थे जो गरीब गाँव से आते थे। कहीं भी होते थे, उनका किताब, उनका सब कुछ एक अलग पक्ष उनकी बहुत, उनका एक बड़ा, और वो चीज़ जो है वो उनके शिष्यों में भी गई है किसी हद तक। पूरा तो नहीं हम कर सकते इतना कुछ, लेकिन वो फिर उन्होंने स्टाफ रूम में बैठा के करा, क्या लिखते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, कविता वगैरह लिखता हूँ। और अहीं गज़ल लिखते हो? मैं हाँ गज़ल भी लिखता हूँ। अहीं किस में लिखते हो? मैं गज़ल तो मैंने अभी नहीं, डोगरी की ही एक आध लिखी है, लेकिन डर था कि पता नहीं क्या है। उन्होंने कहा डोगरी, अंग्रेज़ी और हिंदी, इनमें से आप एक चुन लो। मैंने कहा चुनी डोगरी, मातृभाषा। कहते आ जाओ। फिर गज़ल का इन्होंने छोटा छोटा जो भी गाइड किया, और तब गुरु लोग जो है असाइनमेंट देते थे। दे दिया एक मतला, इसको निभाओ। अच्छा। फिर उसको करेक्ट करना, ये करना, वो करना। हम फिर भी डर गए कि ये ऐसा बड़ा, लेकिन वहाँ वो उसका गज़ल का चस्का लग गया। आपको मैं बताऊँ, गज़ल इतनी प्यारी विधा है, इंटरनेशनल है, सेकुलर है, कंप्लीट है। इसके जो 2 मिसरे होते हैं, ये पूरे 2 जहान हैं, ये पूरी 2 दुनिया है। और ये मैं इसको अपने इसमें पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि ये ऐसे हैं जैसे श्रवण पुत्र के 2 कंधे हैं, बिल्कुल उठाए हुए, जो भाव को दुनिया भर की यात्रा कराते हैं। तो वो अब जैसे रूमी अफ़गानिस्तान से निकले वहाँ तुर्की में जाकर, और उनका जो भाव है सूफियाना, इधर भी हमारे में गज़ल का जो है वो सिविलाइजेशन ही मूव हुआ, अरबी से फ़ारसी, फ़ारसी से उर्दू। और हमारे में गज़ल जो है वो 50s के, मैंने 50 के बाद ही कृष्ण स्मेलपुरी साहब और ये सब लोग थे, उस्ताद थे, ये उधर भी लिखते थे। फिर ये जो गज़ल है वो डोगरी में भी आई, और बड़ी खुशामदीद और बड़ी कमाल की ये चीज़ है कि फ़ारसी और उर्दू से आई हुई गज़ल डोगरी में पूरी तरह अपनाई गई है, और डोगरी में बहुत मकबूल है और रच बस गई है डोगरी, रच बस गई है। आपको एक और मुबारक की, बचपन में ही आपको, युवानी में आपको मिला था बेस्ट यंग पोइट का। यंग पोइट मेरे ख्याल में आपको भी शायद याद होगा, आप भी उसमें थे। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी का एक प्रयास था 1994 में, उसमें 16 पोइट्स थे, और ये पहली बार हुआ और लास्ट भी हुआ। यंग पोइट्स थे, और यंग पोइट्स को मंच पे बोलना था। तो जैसे अब आजकल चला है ना टीवी में कॉम्पिटिटिव शो जा क्या, मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी को जाना चाहिए। ये 1994 में शुरुआत इन्होंने लिटरेचर में की थी और डोगरी में की थी। तो उसमें कॉम्पिटिटिव था, 16 पोइट्स ने, सब बड़े हम सब जो हम उम्र थे, सीनियर लोग भी बीच में थोड़े थे, तो अपना अपना कलाम पढ़ा। मैंने भी उसमें मुझे अभी उस कविता का भी याद है कि इरख पटार भाजियाँ दर्द सगात नहीं, इरख पटार भाजियाँ दर्द सगात नहीं, मेरी दुनिया च कोई रात नहीं। सो एक इंटरनेशनल कंसेप्ट था, क्या था वो क्लिक कर गया, तो उसमें मैं फर्स्ट आ गया। उस टाइम पे जो इनाम की राशि 500 रुपया थी, और कर्नल शिवनाथ जी के हाथों थे। ये बड़ी बात है। प्राप्त हुई, मैं पैर छुए सारे गुरुजनों के, सबका जूरी का, और उन्होंने वहाँ करा था उस दिन 94 में कि ये इस इनाम को आप साहित्य अकेडमी से ऊपर समझिए कि इस किस्म कॉम्पिटिटिव की नहीं है, वो जूरी का अलग प्रोसेस है, ये अलग है, ऑन स्पॉट है और स्पॉन्टेनियस है। और मैं बताऊँ 2 विधाएं हैं जो सीधी जनता, श्रोता और लोगों के साथ सीधा संवाद करती हैं, एक नाटक और एक मुशायरा। आपने देखा होगा उर्दू में और भाषाओं में भी,
यहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं मकबूल रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत आधी सारी रात चलते हैं। तो ये जो पब्लिक के साथ सीधा कनेक्ट है और सीधा रिस्पांस है। अगर नरम होगा तो दाद नहीं आएगी, अगर अच्छा होगा तो वहीं से आ जाएगा, मतलब दिल से निकली बात दिल तक पहुंचेगी तो वहाँ निकल जाता है। तो मुशायरा आपको एक्सप्रेशन देना भी सिखाता है कि गज़ल पढ़ी कैसे जाती है, कविता पढ़ी कैसी जाती है। असल में मुझे चस्का पड़ा टाउन हॉल अखनूर में पद्मदेव सिंह निर्दोष साहब करते थे मुशायरा 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर। अच्छा। वहाँ डोगरी के सारे दिग्गज जो आते थे तो वही मुझे गुरुजी ले गए, अपने प्रोफेसर कुलदीप सिंह इंद्राया साहब थे, मधुकर साहब थे, मोहन सिंह जी थे, उधर से कुंवर विजोगी वगैरह आए थे, मतलब सारा ग्रुप था। तो पहला मुशायरा मैंने टाउन हॉल के मंच से पढ़ा है और वो कमाल का रिस्पांस देख के दिग्गज लोगों के साथ, इन लोगों के साथ और क्योंकि हम स्कूल में डिबेट करते थे, अच्छा उसमें प्रेयर करते थे, तो वो रामलीला में पढ़ते थे, तो वो टांगे कांपने वाला संकोच में जो कुछ नहीं था, लेकिन ये संकोच था कि इन लोगों के सामने पढ़ना है। लेकिन जिन लोगों ने सुना पढ़ा और जो आशीर्वाद दिया, तनकीद भी करते थे उन दिनों में लोग ना, गलत को गलत कह देते थे ना सीधे, और गलत को सुनने का भी मादा लोगों में था। ये बड़ा डोगरी साहित्य में आलोचना की बहुत कमी है। आलोचना है ही नहीं, है तो सिर्फ व्यक्तिगत करने से नहीं, ऐसा है ना। असल में मैं दिल्ली में रहा, जो मुझे जैसे मेरा यहाँ से 3-4 लोगों का बड़ा विशेष योगदान रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे प्रोफेसर कुलदीप सिंह इंद्राया जी आते हैं, फिर वो मुझे शराजा के लिए वहाँ डॉक्टर ओम गोस्वामी साहब के ले जाते हैं, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी के साथ जोड़ते हैं, और दिल्ली में जाकर मैं पद्मा सचदेव जी से जोड़ता हूँ। तो वहाँ बहुभाषी लोगों का मिलना, शीर्ष लेखक लोग, वो सुन के ही और देख के ही ऐसा मतलब सीखता आदमी, प्रेरणा मिलती है, दिमाग आंखें खुलती है। वो जो ऋग्वेद वाला सुना था कि दरवाजे खुले रखने चाहिए, अब आए भी और जाए भी, सीखने के लिए। और दिल्ली ने बहुत कुछ दिया, ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत कुछ दिया। वहाँ वो मिनी इंडिया है, सारी भाषाएं थी, जैसे पंजाबी, मराठी, मलयालम, असमी, तेलुगु, और वो जो मल्टीलिंगुअल जो वहाँ एक एसोसिएशन और एक्सपोजर था। अब जैसे मातृभाषा दिवस पे कवि सम्मेलन होना, तो अपनी अपनी भाषा का पढ़ो, उसमें अपनी मतलब भाषा का फ्लेवर जाता है, पता लगता है कि क्या लिखा जा रहा है, देने की कोशिश बेस्ट। और जब मैं जाता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, आप पूरी मेरा जम्मू कश्मीर जा रहा है, मेरी भाषा, मेरा डोगरा समाज और मेरी सब जा रहा है। न्यूज़ में भी ऐसा होता है, हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं डोगरी, ऐसा लगता है मैं राष्ट्र को संबोधित कर रहा हूँ, मेरे में राष्ट्र आ गया है, वो एक इस फीलिंग आता है। तो वो वहाँ का जो एक्सपोजर था, उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो डोगरी में ही हैं, हर भाषा में एक्सप्रेशन अपना अपना है, संघर्ष अपना है। हम कहते हैं हमारा एक संस्था है, किसी दूसरी संस्था है, जितनी संस्थाएं हैं वो इतनी अच्छा, लेकिन कॉमन काज के लिए सभी संस्थाओं को इकट्ठा भी होना चाहिए। अब देखिए ना, शरीर है, वाइट सेल है, रेड सेल है, रोज संघर्ष चल रहा है, अंग हैं अलग अलग हैं, लेकिन बॉडी एक है। हमारा जो प्रयास एक है, अलग अलग संस्थाओं को ये महसूस करना होगा कि बॉडी हमारी एक ही रहना चाहिए, सभी अपनी ही है, सभी का प्रयास एक है। अभी जैसे डोगरी संस्था है, डुग्गर मंच है, नवी डोगरी है, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं। काज तो कॉमन है, सबका काज कॉमन है, और मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, और इनको मतलब एक मत होके एक मकसद के लिए पहले भी ये रही हैं, इकट्ठी रही हैं। जब डोगरी को मान्यता का मसला था तो सभी इकट्ठे, अभी भी इकट्ठे हैं, और हमें किसी तरीके से किसी कम्प्लेक्स में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी भाषा आस पड़ोस की कई भाषाओं से बहुत समृद्ध है, हर विधा में। ऐसा मतलब दिमाग में नहीं पालना चाहिए कि हमारी भाषा में कम। अभी इंटरनेशनली सभी भाषाओं को खतरा है, सभी भाषाओं की रीडरशिप कम हो रही है, अंग्रेजी सबको खा रही है, हिंदी कईयों को खा रही है, इसको बोलना पड़ेगा हमें। ये ठीक है, राजभाषा है, लेकिन अपनी मातृभाषा को आप रेफरेंस दीजिए, उसके बाद फिर ठीक है। वो बहनें हैं, मौसियाँ हैं, सबका आदर अपनी जगह, पर अपनी माँ तो अपनी माँ, अस्तित्व जो है वो अपनी ही भाषा है, उसके साथ ही मैंने पहले ही बोला है कि मैं अपनी मिट्टी का, मैं गाँव का, शेरी पंडता का, मैं अपनी भाषा डोगरी का, इससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का, लेखकों का, पाठकों का, प्रोफेसर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़ाने वाले हैं, और डोगरा पूरे समाज है, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्यों? क्योंकि इस भाषा ने मुझे सब कुछ दिया। और रेडियो तो 2 चीज़ें देता है, रोटी भी देता है, इज्जत भी देता है। तो इसलिए जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम।
और ये कॉम्प्लेक्स कि हमारी भाषा में ये हो रहा है, दूसरी में मैंने ऑल ओवर इंडिया आपने क्लोजली वॉच की हुई चीज़ें सर? भ्रमण भी किया है, घूमा भी हूँ। मैं एक बार 2010 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ ही कॉमनवेल्थ राइटर्स का एक युवा राइटर के तौर पर मैं शामिल हुआ। तो मेरी लिखने का, अभी गज़ल का भी यही है, इनइक्वालिटी पे हैव और हैव नॉट, मैं हैव नॉट के साथ हूँ। अच्छा, मैं ज़मीन के साथ हूँ, जो जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ हूँ, साहित्य और जो का विसंगति है फर्ज- व्यंग। शायद साहित्य का फर्ज भी यही है, साहित्य कर्तव्य निवारण होना चाहिए। मेरे में, मैं न्यूज़ रूम और स्टूडियो का आदमी हूँ। न्यूज़ के हिसाब से मेरा मानता है सवाल करना, बिल्कुल, और कवि के तौर पे मेरा शायर करना, समाधान व्यंग देना। करना, विसंगति को उठाना बनता है। कुछ हद तक समाधान देना भी। मैं अफ्रीकन जो राइटर्स थे उनमें बैठ गया। अच्छा अफ्रीकन जो मेरे पास था, सोमालिया का था। अच्छा, तो सोमालिया का बैठा था, वो मतलब इतना काला था कि वो जैसे मैं बोल नहीं सकता। तो वो कहने लगे जो यूरोप के दूसरे थे, ये जो काले में बैठ गया। मैं कहा किसी टाइम पे एशियन को भी वो काला बोलते थे, तो ये बेचारा वंचित है या क्या है, मुझे समझ नहीं आई। उसको बोला, मैंने कहा आपका अभी तो थोड़ा उत्थान हो रहा होगा, क्योंकि मुझे बोथा और मंडेला का वो एपिसोड न्यूज़ के माध्यम से पता था। कहते पता है, लेकिन हम विद इन अफ्रीका भी दलित हैं। अच्छा, हम कहते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये वो सब कुछ, विद इन अफ्रीका भी जो गरीब है उसकी हालत वैसा ही है जैसे दूसरों की है। तो फ़र्क कोई नहीं है, संघर्ष जारी है। परिवेश बदलता है लेकिन बात वही है। बात असल में ये सारी चीज़ें इंसानियत के खिलाफ है। बिल्कुल, जो हम धड़ेबंदी करते हैं, जितने वाद हैं, जितने खंड हैं, जितना बंटवारा है पृथ्वी में, ये सब मानवता का हित नहीं करता, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अहित होता है। तो एक साहित्यकार होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि इस बात को उठाया जाए। यही उठाई जाए, नहीं तो दरबारी कीर्तन करना है तो बहुत करने वाले हैं, बहुत वो करते जिन्हें ना, चाटुकार कहा जाता है, बहुत चाटू है। करते नहीं, वो नहीं करना। वो अगर आप बेजुबान की जुबान नहीं बनेंगे, आपको ईश्वर ने कलम दी है, बिल्कुल, आपको ईश्वर ने गला दिया है, आप अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए। हम बोलते हैं, श्रोता कम हो रहे हैं, पाठक कम हो रहे हैं। आप एक चीज़ और नोट करिए कि लिखने के कंटेंट में, सामग्री में भी दोष आ रहा है। बिल्कुल। मैं वही पूछना चाहता था कि आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है, आपने पुराना साहित्य भी पढ़ा, तो क्या ये कंटेम्प्रेरी जो साहित्य लिखा जा रहा है वो उन अपेक्षाओं पे उतरता है? असल में क्या है, मैं जैसे कंपैरेटिवली बोलूं तो उर्दू हुआ, मलयालम हुआ, बांग्ला हुआ, इसके मुकाबले हमारे में मेहनत कम हो रही है। इसमें जो मांझने का काम है, इसको पॉलिश करने का, या गुरु लोग आलोचना, और सकारात्मक आलोचना चाहिए। ये नहीं कि एक बार डंडा उठाया तो किसी के पीछे ही पड़ गए। नो, व्यक्तिगत एनकरेज करने के लिए वो गुरु वाला काम कि हाथ ऊपर रखें और ऊपर से टकोर दें, तो बहुत बेहतर हो सकता है। ये 2003 में जब 8th शेड्यूल में भाषा आई है, उसके बाद आप देखिए किताबों की संख्या बढ़ गई, लिखने वालों की संख्या बढ़ गई, पाठकों की कम होती गई। सरकारी तौर पे प्रोत्साहन पूरा है, काम बहुत हो रहा है, किसी तरीके से कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं, लेकिन पाठकों का जो एक दौर है, क्योंकि समाज का दौर पैसे की तरफ हो गया और युवा पीढ़ी का जो रुझान है वो कंपटीशन की तरफ है। अब टारगेटेड साहित्य लिखा जा रहा है, टारगेटेड है, लेकिन ये एक जगह नहीं है, हर भाषा में है। और मुझे मानने में ये खुशी है कि हमारी भाषा में युवा पीढ़ी जो है बड़ी सक्रियता से लिख रही है। इनको मेरा यही है, हम भी अभी मैं संदेश देने के काबिल नहीं हूँ मैं क्योंकि मैं भी साहित्य का विद्यार्थी ही हूँ, तो मैं अपने साथी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी पढ़ा बहुत कम है, या बल्कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। अलग अलग साहित्य, भारतीय साहित्य जो है वो ये चस्का मुझे कहाँ पड़ा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गज़ल का ये जब अरबी से शुरू होती है, पर्शियन से आती है, 5 शेर, 15 शेर, 12 शेर, मैंने कहा इसको बढ़ाने का, ये किसने लिख दिया कि 15 ही लिखने हैं, ये किसने कहा है 51 ही लिखने हैं। मैं हमने 700 कुछ लिखे, 721। अच्छा, ये अरबी से आता है कसीदा, जैसे हमारे में वो श्रुति हो, मतलब स्तुति का होता है, जैसे चंद्रदाई का पृथ्वी रासो है, वो तो और विधा में है, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसको कसीदा में बोलते हैं। अपनी महबूब से, अपने किसी प्यारे से बात करने का, अच्छे से, जो लय में हो, उसको हम उसमें कसीदे में करते हैं। तो उसमें 100 क्रॉस करता था
मैंने कहा डोगरी में क्यों नहीं करता। फिर मुझे पता लगा कि 142 शेर की गज़ल मराठी में लिखी गई है। अच्छा। अब तक की सबसे लंबी है। फिर प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी याद आते हैं, मैं कहा डोगरी में क्यों नहीं। तो बढ़ते 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 अभी जो कोरोना का टाइम था, मैंने कहा नहीं, इसको कंसेप्ट के साथ जोड़ा मैंने कि 50 के दशक में, वो जो 50 के बाद जैसे कृष्ण स्मैलपुरी साहब, केर सिंह मतकर, वेदपाल दीव, नरसिंह देव जमाल साहब और ये सीनियर दर्शनदर्शी मोहन सिंह, ये सारे आगे लिखने लगे लोग। तो उसमें प्रोफेसर कुलदीप सिंह राय साहब का जो मार्गदर्शन था, बढ़ते 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 को 1300-1400 शेर हो चुके थे। अच्छा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा कट शार्ट किया, क्योंकि 5 दशक थे पिछली सदी के और 2 दशक थे ये, 7 के हिसाब से 700 करा। और 21 शेर इसलिए लिए कि 21वीं सदी है। अच्छा। तो डोगरी गज़ल को सिंबॉलिक भी रहा, सिंबॉलिक रहा, एक इतिहास के साथ जोड़ने का और एक नई सदी में नई परवाज़ देने का। बिल्कुल। मैं इसको एंड नहीं बोलता हूँ, ये कंटिन्यूटी है, इसको कंटिन्यूटी बोलता हूँ। मैं लिखूँ ना लिखूँ, और भी कोई लिखेंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन 721 लिख के ये रिकॉर्ड ध्वस्त करना ही कहूँगा, बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो मुझे लालच, मेरी अपनी भाषा का लालच था और वही प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी का और डॉक्टर ओम गोस्वामी जी और अपने गुरुजी ने, प्रोफेसर साहब ने बहुत इनकरेज किया। और गुरुजी के 2 ही गुण मैंने पीछे, एक तो वो पोइट थे और न्यूज़मी थे। प्रोफेसर तो मैं बन नहीं पाया, मैं अनपढ़ सा आदमी था थोड़ा कंपैरेटिवली, और वो बहुत उनका जो योगदान रहा, इनका आशीर्वाद रहा। और ये मैं कहता हूँ कि नए पीढ़ी से हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ा सा अगर अध्ययन आ जाए और पेशेंस आ जाए। अब हम एक टारगेट करें, आपको मैं बताऊं, 1999 में 99 में मेरी पहली किताब आई थी कलीरे दी कौडी, है ना, वो फाइनल में पहुंची, वो अवार्ड नहीं दिया। मैं उस टाइम पे बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे फाइनल में आने के बाद भी अवार्ड नहीं दिया, क्योंकि वो उस टाइम पे मेरे पास 2-3 किताबें थी। उनका शायद ये प्रयास होगा कि ये और अच्छा लिखेगा, तभी तो ऐतिहासिक किताब हमें मिल पाई। जी नहीं, और भी बहुत पढ़ी हैं, गज़लों को तो छेड़ा ही नहीं, एक ही गज़ल पे अभी ऐसा हो गया। तो ये मैं खुश नसीबी समझता हूँ, बड़ों का आशीर्वाद समझता हूँ। लेकिन ये मसला ये है कि उसको हमने एक आत्मसात करने का प्रयास किया कि जो हमारे पूरे इस पुराने काफ़िले ने सिखाया है, उसको हम प्रयास जारी रखें और अच्छा लिखें, अध्ययन करें। आप एक्सेलरेटर स्टूडियोज़ में आपने ढेर सारी बातें की और इंस्पायर भी किया नए लिखने वालों को। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आभार तो ठीक है, मैं आपका व्यक्तिगत तौर पे भी और साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते भी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। डेली एक्सेलसियर के ये प्रयास जो अस्तित्व है, इनका भी और पूरे समूह का बहुत बहुत धन्यवाद कि डोगरी को प्रमोट करने के लिए आपने ये माध्यम जो शुरू किया है, क्योंकि इसकी बहुत कमी थी, वो आपने पूरी करी। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। अस्तित्व के इस अंक में विजय वर्मा जी ने कहा कि नए साहित्यकारों को विशेषकर साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए, ताकि उनका दिमाग खुल पाए और वो ये जान पाएँ कि अन्य भाषाओं में कैसा साहित्य रचा जा रहा है। एक्सेलसियर स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।